हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रमोट्स द सेलिब्रेशन ऑफ नेचुरोपैथी डे ऑन नवंबर 18? तो आपको बताना है कि 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसकी जो सेलिब्रेशन है उसे प्रमोट किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय के द्वारा नेचुरोपैथी डे जो है 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आप आयुष की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से है यूनानी, एस सिद्धा और एच से है होम्योपैथी। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। नेशनल प्रेस डे November 16 marks the establishment of which national level press body? देखिए, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे जो है, भारतीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी नेशनल लेवल प्रेस बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट या उस दिन उसकी स्थापना हुई थी। तो बताना है कि कौन सी ऐसी नेशनल लेवल की प्रेस बॉडी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर को हुई थी। तो देखिए, इसका आंसर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की याद में नेशनल प्रेस डे जो है ये हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना, वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर 16 इज ऑब्जर्व्ड एज ऑडिट दिवस इन इंडिया। भारत में 16 नवंबर को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु इज द करंट कैग ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के प्रेजेंट कैग कौन है। तो कैग की फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के प्रेजेंट कैग हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपने याद रखना है। द थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड COPD डे। What does COPD stands for? अब देखिए, नवंबर का जो तीसरा बुधवार रहता है ना, उसे वर्ल्ड COPD डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, COPD की जो फुल फॉर्म है ना, वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और ये जो डिजीज है ना, ये बीमारी है, ये रिलेट करती है लंग्स से, मतलब फेफड़ों की ये बीमारी रहती है। India celebrates which national day on November 15th to highlight the rich cultural heritage and glorious history of tribal communities? देखिए, भारत में 15 नवंबर को एक नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज और ग्लोरियस हिस्ट्री रही है ना ट्राइबल कम्युनिटीज की, उसे हाईलाइट किया जाता है। उसे याद करते हुए ये 15 नवंबर जो है ये नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जो 15 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है ना, इसे जनजातीय गौरव दिवस कहा जाता है। और बिरसा मुंडा, जो कि एक ग्रेट ट्राइबल हीरो रहे हैं ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये जनजातीय गौरव दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 15 नवंबर को। Central government launched rupees 24,000 crore scheme named PVTG Development Mission on 15 November from Jharkhand. What is PVTG? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 24,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की गई है और इसका नाम है PVTG डेवलपमेंट मिशन। और ये झारखंड से ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि ये जो PVTG है ना, ये क्या चीज है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये जो वल्नरेबल शब्द है ना, इसका मतलब होता है जो जो लोग कमजोर हो जाते हैं ना, कमजोर जो वर्ग है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, these are the communities in India that are considered most vulnerable
अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से ना सबसे कमजोर जो कम्युनिटीज है ना, ये उनके लिए एक स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1960 बाय धेवर कमीशन। और ये जो शब्द है ना पीवीटीजी का, ये सबसे पहले धेवर कमीशन के द्वारा 1960 में इस्तेमाल किया गया था। Which major government initiative launched on November 15 aims at ensuring saturation of center's flagship welfare schemes in 2.7 lakh panchayats by January 25th, 2024। अब देखिए, आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जो कि 15 नवंबर को लिया गया है। और इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि जो सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की योजनाएं निकलती हैं, उन सभी को 2.7 लाख पंचायत तक 25 जनवरी 2024 तक पहुंचाया जाए। तो इस स्कीम का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये स्टार्ट की गई खुंटी जगह से, जो कि झारखंड में है, 15 नवंबर को। Prime Minister Narendra Modi had flagged off this journey. The purpose of this yatra is to implement the major schemes of government. तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो सरकार की स्कीम्स रहती है ना, मेजर स्कीम्स, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। थ्रू दिस यात्रा द रीच ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू एवरी बेनिफिशियरी इज इंश्योर्ड। और इसका मेन मोटिव है कि जो भी सारी स्कीम्स है सरकार की, वो इसके मतलब जो जिनको जरूरत है उन तक ये पहुंचनी चाहिए। तो ये है बेसिकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। The Ministry of Coal recently amended the Shakti policy for the distribution of coal to power generation companies. What is the full form of Shakti? देखिए, कोयला मंत्रालय के द्वारा एक शक्ति पॉलिसी स्टार्ट की गई है, और जिसका मेन मोटिव है कि जो कंपनीज हैं जिनको कोयले की जरूरत रहती है, पावर जनरेशन की जो कंपनीज हैं, उन तक कोयला जो है वो समान रूप में पहुंचाया जाए। अब आपको बताना है कि ये जो शक्ति शब्द है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला, कोयला मतलब कोल, ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। शक्ति पॉलिसी जो है ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और प्रेजेंट कोल मिनिस्टर जो है वो है श्री प्रहलाद जोशी। तो ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे अबाउट द शक्ति पॉलिसी। गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑन November 6 पैकेज्ड व्हीट फ्लोर at subsidized rate of rupees 275 per 10 kg bag. What is the brand name? देखिए, भारत सरकार ने 6 नवंबर को सब्सिडाइज्ड रेट पर आटा, यानी कि गेहूं का जो आटा है, वो लॉन्च किया है, उसकी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें रेट जो है वो 275 रुपए पर 10 केजी रखा गया है। आपको बताना है कि इस आटे का जो ब्रांड नेम है वो क्या है। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका नाम है भारत आटा। इंडिया एंड यूएस साइंड द इनोवेशन हैंडशेक अग्रीमेंट on November 14th with a view to promote cooperation in which field? आपको बताना है कि भारत और यूएस ने एक इनोवेशन हैंडशेक अग्रीमेंट किया है 14 नवंबर को। आपको बताना है कि ये जो उनके बीच में एक प्रकार का संधि हुई है, तो वो किस फील्ड के लिए है। तो देखिए, इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि दोनों देशों में जो स्टार्टअप्स की डेवलपमेंट है उसके लिए ये हैंडशेक किया गया है। और इसके बारे में स्पेशली पढ़े, थोड़ी सी और जानकारी लें कि ऑन 14 नवंबर 2023 इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ MOU टू एनहांस इनोवेशन इकोसिस्टम। तो 14 नवंबर 2023 को भारत और यूएस के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें कि एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बढ़ाना है। The MOU was signed in San Francisco between India and US। और ये जो MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये सैन फ्रांसिस्को में भारत और यूएस के बीच में साइन हुआ है।
और मेन मोटिव इसका है कि जो स्टार्टअप्स है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए और मीन्स जो एनवायरनमेंट है उसको और फ्रेंडली बनाना, ताकि स्टार्टअप्स ज्यादा से ज्यादा हो सकें। विच डे ऑफ नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे? आपको बताना है कि नवंबर के किस दिन को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है 14 नवंबर को। और आपको याद रखना है कि जो डायबिटीज है ना, ये एक बीमारी है जो कि कब हो जाती है? जब जो पेनक्रियाज है ना, हमारे शरीर में एक अंग रहता है, उसे पेनक्रियाज कहते हैं। ये इंसुलिन रिलीज करता है। और इंसुलिन का मेन काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो शुगर है ना, उसकी मात्रा को कंट्रोल करना। जब ये पेनक्रियाज इंसुलिन कम रिलीज करता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और उस स्टेज को डायबिटीज कहते हैं। मतलब वो एक बीमारी हो जाती है, मधुमेह बीमारी कह देते हैं उसे, डायबिटीज कह देते हैं। ओवर टाइम हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती रहती है, ये हमारे शरीर के टिश्यूज और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। तो आपको याद रखना है 14 नवंबर इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। इंडिया सेलिब्रेट्स नवंबर 14 एज चिल्ड्रंस डे। अब ये हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। तो उस दिन को हमारे देश में चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड चिल्ड्रन डे? अब आपको ये बताना है कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 20 नवंबर। तो याद रखेंगे कि नेशनल चिल्ड्रन डे यानी कि भारत में जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो तो 14 नवंबर को है, पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। Which union ministry launched Aina dashboard for cities portal on November 13 for comparative evaluation for all urban local bodies across the country? आपको बताना है उस यूनियन मिनिस्ट्री का नाम जिन्होंने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है ना, उनमें एक कंपैरेटिव इवेल्युएशन किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। तो देखिए, ये जो मिनिस्ट्री है ये है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, जिन्होंने आईना डैशबोर्ड जो है ये लॉन्च किया है। और आईना डैशबोर्ड का मेन जो एम है ना, वो है टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ यूएलबीज दैट इज अपडेटेड रेगुलरली। और इनका मेन मोटिव क्या है कि एक अर्बन लोकल बॉडीज का ना डेटाबेस तैयार कर दिया जाए, और ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है। द पोर्टल प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन, इंस्पायर्स इम्प्रूवमेंट एंड फैसिलिटेट्स पीयर लर्निंग अमंग द यूएलबीज। और इस पोर्टल का मेन मोटिव ही है कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, इम्प्रूवमेंट होती रहे, और ये फैसिलिटेट करता है ताकि और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा मिलती रहें। With which country India signed a contract for supply of advanced IGLA-S handheld anti-aircraft missile? आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें कि वो सप्लाई करेंगे या हेल्प करेंगे एडवांस्ड IGLA-S हैंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के लिए। तो देखिए, इसका आंसर है रशिया। भारत ने रशिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये जो इग्ला एस है ना, ये एक मैन पोर्टेबल, मतलब इसको हाथ में उठाया जा सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम है दैट कैन बी यूज्ड टू शूट डाउन एनिमीज एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, जिसकी हेल्प से दुश्मनों के जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको जो है निशाना लगाया जा सकता है। It can also identify and neutralize the air targets such as cruise missiles and drones। और जमीन पर रहते हुए ही इससे हम जो भी क्रूज मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स वगैरह है ना, उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया ने ये रशिया के साथ साइन किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA recently launched the IAEA data platform। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक डाटा जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। इट इज बेस्ड इन विच सिटी? आपको बताना है कि ये कौन सी सिटी में बेस है।
तो ये जो सिटी है ये है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये IAEA क्या चीज है। देखिए, IAEA एक डाटा प्लेटफॉर्म है and it is a repository for all publicly shared data from International Atomic Energy Agency। अब देखिए कि नाम से पता चल रहा है कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेट कर रहा है ये, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जितने भी डाटा है ना एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, उसे पब्लिकली शेयर किया जा सके। एंड द प्लेटफॉर्म्स गोल इज टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल टू डिसीजन मेकर्स एंड एक्सपर्ट्स। और इससे फायदा क्या होगा कि जो भी डिसीजन मेकर्स या फिर एक्सपर्ट्स रहते हैं ना, उन्हें ये जो डाटा है, जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड डाटा है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। Which Polish company has appointed an artificial intelligence powered humanoid robot Mika as CEO of the company? आपको बताना है उस पोलैंड की कंपनी का नाम जिन्होंने AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है मिका, उसको कंपनी का CEO बनाया है। अब आपको बताना है कि उस कंपनी का नाम क्या है, पॉलिश कंपनी कौन सी है वो। तो देखिए, कंपनी का नाम है डिक्टेटर, रोबोट का नाम है मिका, और ये एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ह्यूमन रोबोट है, जिसे कि कंपनी का CEO बना दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। November 12 is observed as World Pneumonia Day. Which section of the population is most affected by pneumonia? देखिए, 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन सी वो जनसंख्या का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा सेक्शन है जो कि न्यूमोनिया से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने के जिसके चांसेस बने रहते हैं। तो देखिए, जो बच्चे रहते हैं ना 5 साल की आयु से कम, वो सबसे ज्यादा निमोनिया की बीमारी से इफेक्ट होते हैं। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो निमोनिया का इन्फेक्शन है ना, ये लंग्स में हो जाता है, जिसका कारण बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई कुछ भी हो सकता है। Public Service Broadcasting Day on November 12 commemorates the first and last visit of which great personality to All India Radio on this day in 1947? देखिए, 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको सेलिब्रेट करने के पीछे एक खास कारण है कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी पहली और आखिरी बार ऑल इंडिया रेडियो में इस दिन विजिट उनका था। तो बताना है कि वो कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी थी जो पहली और आखिरी बार 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में गए, और उस दिन को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो उस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम है महात्मा गांधी। द एयर गन सरेंडर अभियान ऑफ विच स्टेट has been selected by the UNESCO as India's best success story on wildlife conservation। देखिए, यूनेस्को के द्वारा भारत की एक सक्सेस स्टोरी जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है, उसको ध्यान में रखते हुए एयर गन सरेंडर अभियान, जो कि एक स्टेट में चलाया गया, जिसका मेन मोटिव क्या था कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए। आपको बताना है कि ये जो एयर गन सरेंडर अभियान है, ये कौन सी स्टेट में चलाया गया, और इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, और यूनेस्को ने इसे भारत की बेस्ट स्टोरी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चुना है। तो उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अब जानते हैं कि ये एयर गन सरेंडर अभियान क्या है। एयर गन सरेंडर अभियान इज एन initiative of Department of Environment, Forest and Climate Change of the State Government। देखिए, ये एक अभियान है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। अंडर द स्कीम पीपल वर इनवाइटेड टू वॉलंटरली सरेंडर देयर एयर गन्स एंड लाइसेंस्ड गन्स to stop the use of these guns to kill birds and other wild animals। और इसका मोटिव क्या है कि लोगों को
इनवाइट करना कि वो अपनी एयर गन्स और लाइसेंस्ड गन्स को सरेंडर कर दे सरकार के पास, जिससे कि वो अक्सर बर्ड्स और अदर जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो ये मेन मोटिव है इस अभियान का, जिसका नाम है एयर गन सरेंडर अभियान, और ये अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। नेशनल एजुकेशन डे on November 11 marks the birthday of which noted statesman? आपको बताना है कि 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये किस पर्सनैलिटी के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जन्म दिवस यानी कि 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन विच हिंदू फेस्टिवल डे? देखिए, भारत में नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो कौन से भारतीय त्योहार वाले दिन मनाया जाता है? देखिए, जो नेशनल आयुर्वेदा डे है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है धन्वंतरी जयंती वाले दिन, जिसे कि हम अपनी भाषा में धनतेरस भी कहते हैं। धनतेरस जो है ये दिवाली से पहले आती है। देखिए, दिवाली जो है वो हर साल हम मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन, और अमावस्या से पहले यानी कि त्रयोदशी यानी कि 13वें दिन, देखिए इसके पीछे कहानी क्या है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन में तरह तरह के रत्न निकले, और जब कार्तिक मास की त्रयोदशी थी ना, 13वां दिन था जब, उस दिन समुद्र मंथन में से निकले धन्वंतरी देव, जिन्हें की गॉड ऑफ आयुर्वेदा माना जाता है। और धन्वंतरी दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन धन्वंतरी देव जो है समुद्र मंथन में से निकले थे, और इसीलिए इस दिन को भारत में नेशनल आयुर्वेदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे हम धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं और कई जगह पे इसे हम धनतेरस भी कहते हैं। Which two countries participated in the exercise Bongo Sagar 23 held on November 7 to 9? आपको बताना है कि वो दो कौन से देश हैं जिन्होंने एक युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया है, जिसका नाम है बोंगो सागर 23, जो कि नवंबर 7 से 9 के बीच में हुआ है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है बोंगो सागर। अब देखिए, बांग्लादेश और इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो युद्धाभ्यास हुआ है बोंगो सागर का इसका नाम है, और ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है ये, नियर विशाखापट्टनम इन बे ऑफ बंगाल। विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में ये बोंगो सागर नाम का युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे on November 9 marks the establishment of which authority on this day in 1995? देखिए, नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ना, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, और आपको बताना है कि 1995 में कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसको मनाया गया या जो केम इनटू एग्जिस्टेंस हुई है, जिसका निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से ये नेशनल लीगल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, इस अथॉरिटी का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा इसे हम कहते हैं, और ये 9 नवंबर 1995 के दिन इसका शुरुआत हुई है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और किस एक्ट के अंडर इसे बनाया गया है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इसे बनाया गया है। द पर्पज ऑफ नालसा is to provide free legal services to eligible candidates and to organize लोक अदालत फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस। अब देखिए, नालसा का जो मेन मोटिव है ना, वो जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाना, ताकि जितने भी हमारे देश में पेंडिंग केसेस है ना, उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। 37th National Games 2023 closing ceremony was held at which place in Goa? आपको बताना है कि 37th यानी कि 37वीं नेशनल गेम्स जो हैं ये गोवा में हुई हैं,
और इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है ना वो गोवा के किस जगह पर हुई है? देखिए इसका आंसर है पणजी। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन नेशनल गेम्स, ये जो 37वीं नेशनल गेम्स हुई हैं, इनमें जो चैंपियन रही है ना टीम, वो है महाराष्ट्र। और चैंपियंस जो टीम रहती है ना उसे मिली है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। और आपको जानना है, साथ ही साथ ये भी जानकारी लेनी जरूरी है कि ये जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है ना, ये क्या है, किसके नाम पर ये दी जाती है? भलेंद्र सिंह was an Indian स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो ये जो भलेंद्र सिंह थे ना, ये एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं और इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। He was an influential sports administrator who held positions in international and Indian sports governing bodies। यानी कि इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अलग अलग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज में अच्छी पोजीशंस पर काम किया है। तो इनके नाम पर ये ट्रॉफी है जो कि विनिंग टीम को दी जाती है नेशनल गेम्स में। November 8th is observed as International Day of Radiology. Who discovered the X-ray? आपको बताना है कि 8 नवंबर को ना इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। तो रेडियोलॉजी जो का सीधा संबंध सबसे पहले आता है एक्सरे से। आपको बताना है कि ये जो एक्सरे की टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई, किसने इसे खोजा था? तो इसका जो आंसर है ना वो है विल्हेम कॉनराड रोइंटगन के द्वारा जो है एक्सरे की खोज की गई थी। रोइंटगन के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। Which acclaimed Bollywood actor has been selected as UPI Safety Ambassador by NPCI to popularize safety awareness on digital payment platforms? देखिए आपको बताना है कि वो कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें कि यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया है, ताकि लोगों में डिजिटल पेमेंट जो हम करते हैं डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रति अवेयरनेस आए, सेफली हम उसे यूज कर सके। तो ये जो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर है ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। The Earthshot prizes founded by Britain's Prince William are given to which achievement? देखिए अर्थशॉट प्राइजेस हैं जो कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किए गए और ये किस अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं? तो देखिए जो अर्थशॉट प्राइज है ना, इसको दिया जाता है स्पेशली फॉर इन्वेंटिंग सॉल्यूशंस टू प्लैनेट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी कि पृथ्वी पर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तरह तरह के सॉल्यूशंस लाने के लिए ये अर्थ शॉट प्राइज जो है दिया जाता है। और ये ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का। Police in which state or UT become first to use GPS tracker anklet to monitor the movement of terror accused people on bail? आपको बताना है कि कौन सी स्टेट या फिर यूटी की पुलिस है जिन्होंने जीपीएस ट्रैकर एक पायल बनाई है, यानी कि पैर में पहनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जीपीएस ट्रैकिंग का, जो कि उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि बेल पर बाहर गए हैं। यानी कि बेल पर अगर कोई व्यक्ति निकला है ना तो उसके पैर में ये एंकलेट को बांध दिया जाता है, जैसे हथकड़ी होती है हाथ में लगा देते हैं, इसे पैर में बांध दिया जाता है। फिर उससे उनको जीपीएस से उनको ट्रैक किया जाता है कि कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन वगैरह है, इसे सब पता चल जाता है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा। Which private company become India's largest green energy company, reaching a total installed capacity of 8.4 gigawatts? आपको बताना है कि भारत की वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो कि सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है और कितने इन्होंने टोटल जो इंस्टॉलमेंट की है, कितनी की है? 8.4 गीगावाट कैपेसिटी की जो है इंस्टॉलमेंट कर दी है। तो ये कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। Which Indian port crossed handled 16.1 million metric tons of cargo in October this year, the highest ever volume by the port in India? देखिए आपको बताना है उस भारतीय पोर्ट का नाम
जहां पर सबसे ज्यादा कार्गो जो हैं आकर रुके हैं अक्टूबर में। और कितना अमाउंट, मतलब कितना वेट लेकर आए हैं ये, कितना 16.1 मिलियन मीट्रिक टन्स, है ना, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा बड़ी वॉल्यूम है किसी भी पोर्ट पे भारत के। तो इस पोर्ट का नाम है मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। मुंद्रा पोर्ट ना, ये भारत का एक प्राइवेट पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। और ये नॉर्दर्न शोर्स है ना, गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर ये लोकेट करता है। और एंड में रिवीजन टाइम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन कैग ऑफ इंडिया। आपको बताना है कैग में जो सी शब्द है ना, इसका मतलब क्या है। तो जो राइट आंसर है ना, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।